क्योंकि अमूमन हम ये कहते हैं कि आप या तो इतिहास से सीख ले लीजिए या फिर आप इतिहास को दोहरा लीजिए। अब आप इतिहास को दोहराना चाहते हैं तो मतलब आपने उससे कुछ सीखा नहीं। अब मिडिल ईस्ट का बंटवारा और उसमें जितनी लड़ाइयां हुई आज की तारीख में भी हम ये देख रहे हैं कि किसी ने कुछ नहीं सीखा। ईरान तुर्की में जो कुर्द का जिस तरीके से उनके बीच में लड़ाई हुई, कुवैत की रही, लेबनान में हमने सिविल वॉर तक की स्थिति देखी, फिर फिलिस्तीन की लड़ाई को हमने देखा। कुल मिलाकर एक शिया सुन्नी विवाद और पूरे मिडिल ईस्ट की बदहाली सालों साल से अनवरत इसी तरीके से चलती आ रही है और लगता नहीं है कि मिडिल ईस्ट इस टकराव में कहीं पर भी सेटल होने के सारे नजर आता है। यह अपने आप में बड़ी दुर्भाग्य की बात है सर, क्योंकि इसका पूरा इंपैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। बीइंग द मिडिल ईस्ट सेंटर, जहां से आपका बहुत सारा व्यापार होता है या फिर आप बहुत सारी चीजों के सेंटर में आते हैं। कुलकर्णी सर। बिल्कुल पूर्णिमा जी, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। एक विडंबना है और ऐसी विडंबना जहाँ पे हम लोग कहते हैं, एक तरफ से खिलाफत की बात करते हैं, एक तरफ से ओटोमन एम्पायर की बात करते हैं, सऊदी अरेबिया की बात करते हैं, फिर ईरान उसका पर्शियन एम्पायर बनकर के उसको लीड करना चाहता है। लेकिन जितने भी ये इस्लामिक देश हैं जो अपने इकट्ठे नहीं हैं, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। और ऐसा वक्त आ गया है कि अभी आप अगर ईरान ने लीडरशिप लेने की कोशिश की वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में कि मैं लीडर बनूंगा क्योंकि ऑटोमन एम्पायर खत्म हो गया, सऊदी जो है वो अमेरिका के साथ उनका झुकाव है, तो अब लीडरशिप, तो आप देखिएगा आज की लीडरशिप में ईरान कहाँ खड़ा है? अकेला पड़ गया है, एकदम आइसोलेट हो गया है। उसने अपने प्रॉक्सीज के द्वारा, जिसमें सुन्नी भी है, हमास सुन्नी है, हिजबुल्लाह शिया है, हूदी शिया है, उसके बावजूद भी ईरान को कोई भी लीडरशिप देने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसी हालत में ईरान जो है खुद इंप्लोजन होगा, अंदर से ही विद्रोह होगा, अंदर से ही उनकी रजीम को टुकड़ाव होगा, क्योंकि अंदर से ही ईरान के अंदर भी अलग अलग तरह की आवाजें उठ रही हैं। आपने देखा कि किस तरीके से विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के ईरान के अंदर हुआ। आप देख रहे हैं कि ईरान के अंदर ही एक ऐसा देश है जहां पे मुसलमान ना रह करके, अगर आप उनसे पूछे उनका मजहब क्या है, वो कहते हैं हमारा कोई मजहब नहीं है। तो ऐसी अगर हालत आज ईरान के अंदर है, और जिस प्रकार से 1 तारीख के हमले के बाद इजराइल ने 25 दिन लिए वापस करने के लिए, इस दौरान इजराइल ने क्या किया? साइबर वॉरफेयर किया, पूरा वक्त ईरान को दबा के रखा। उसके सारे साइबर वॉरफेयर के कारण उनका जो पावर है उसको घटने की कोशिश की। और आज भी जिस प्रकार से उन्होंने पूरे एडी को सप्रेस किया, उसके बाद उन्होंने हमले किए, ईरान को मतलब है कहेंगे ईरान को पता तक नहीं चला सवेरे 2:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक कि हो क्या रहा है। ऐसी हालत में आप समझ सकते हैं, कोई एक देश मुल्क आगे आया है जो कह रहा है कि ईरान के बरखिलाफ जो हुआ ठीक नहीं हुआ, सब ओनली लिप सर्विस, सब कुछ लिप सर्विस पे चल रहा है। ईरान जानता है, ईरान अपनी खामियां पहचान लिया है, ईरान को मालूम है ये युद्ध अब अमेरिका करेगा, अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है कि ऐसी हालत में ना कोई किसी को समुद्र में फेंक सकता है और ना ही वो किसी की उसको बोलते हैं जो मानसिकता है वो बदली कर सकता है। तो इसमें बेस्ट है कि लिव एंड लेट लिव। उसके लिए इजराइल पूरी कोशिश कर रहा है कि ये जो मानसिकता है, अगर उस मानसिकता के ऊपर से रजीम चेंज हो जाए ईरान के अंदर, तो शायद हो सकता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है उसका झुकाव देख ही लिया है हम लोगों ने, इजिप्ट का झुकाव देख लिया है, जॉर्डन का झुकाव देख लिया है। अगर आप देखें हवाई जहाज, अगर 100 हवाई जहाजों ने 20 टारगेट हिट किए, तो एयर स्पेस किसकी इस्तेमाल की है, किसने उनको जाने की इजाजत दी है, और क्या हो, ये सब साफ नजर आ रहा है। ईरान को झटका लगा है और ईरान ने कबूला है कि हमारा नुकसान हुआ है। कितना नुकसान हुआ है कुछ जोड़ना चाह रहे हैं कुलकर्णी सर 1 मिनट में अगर आप जोड़ पाए, फिर मैं हेडलाइंस के लिए जाऊँ। देखो इसमें कोई शक नहीं पूर्णिमा, सच्चाई ये है कि ईरान अभी कैच 22 सिचुएशन में है, उसको समझ नहीं आ रहा अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि उसकी जो इंटरनल प्रॉब्लम है वो बहुत बढ़ती जा रही है। और सच्चाई है मुस्लिम वर्ल्ड डिवाइडेड है। आज की तारीख में सबको इकोनॉमी नजर आ रही है, कोई नहीं चाहता इस लड़ाई का दायरा बढ़े। सर पहले से ही तेल की लड़ाई थी। हाँ बिल्कुल, ये जो सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ओमान है, वो नहीं चाहते ये लड़ाई बढ़े। वो चाहते हैं कि इकोनॉमी के ऊपर ध्यान दिया जाए, और उनको पता जो एनर्जी सेक्टर उनका है वर्नेबल है, और वो कहीं ना कहीं ईरान के पास भी एक चीज तो मान के चलो
चलो कि एक न्यूसेंस वैल्यू तो ईरान की भी है, क्योंकि अगर उसके ऑयल सेक्टर पे, ऑयल फैसिलिटी पे हमला होता है तो वो पलटवार करेगा और नुकसान तो पूरे वर्ल्ड का होगा, इकोनॉमी डिगमगाएगी। तो सच्चाई यह है कि ये सोचे कि लड़ाई अब ये खत्म होगी, वो भी नहीं हो सकती, क्योंकि लड़ाई तब तक नहीं खत्म होगी जब तक आप हमास, हिजबुल्लाह की मिलिट्री कैपेबिलिटी को खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो एक प्रकार बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मिडिल ईस्ट में। इसी प्रकार से होती रिबल, यमन से वो रेड सी में मनमानी कर रहे हैं, शिप्स नहीं जा पा रही है मेडिटेरियन से रेड सी में, पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का चक्कर काट के जा रही। तो सच्चाई है कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में कोई शक नहीं, मगर इसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है ईरान की सेंसिबल स्टेप यही होगा कि एक तो ये दिखाना कि जो अभी हमला हुआ था उसमें कम से कम उसको जो है नुकसान हुआ है, जिससे उसकी जो पब्लिक है उनको ये विश्वास दिलाया जाए कि जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम था वो बहुत पुख्ता था। हाँ। और दूसरा ये है कि डायरेक्ट पलटवार ना करे, बल्कि अपने जो प्रॉक्सीज हैं इसमें कोई शक नहीं है कि अब जो सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स है और कोई नहीं चाहता कि ये लड़ाई का दायरा बढ़े, और इस लड़ाई का दायरा तभी नहीं बढ़ेगा कि अगर सेंसिबल स्टेप करे ईरान कि वो पलटवार ना करे बल्कि अपने प्रॉक्सी के मदद से वो हमला कराए। फेस सेविंग फिर कैसे करेगा? वही मैं ये बता रहा हूं पूर्णिमा, और उसके पास कोई चॉइस नहीं। हाँ। अगर उसने ये गलती कर दी कि पलटवार किया नहीं थी तो पहले ही अगर सिवात साहब, मेरा कहने का मतलब ये कि अगर चॉइस थी उसके पास तो पहली बार में ही फिर वो हमला नहीं करता ना, क्योंकि वो तो ये जानता था कि इजराइल काउंटर अटैक करेगा। देखो ये सच्चाई पूर्णिमा आप जो बता रहे हो, मगर अब इतना डोमेस्टिक प्रेशर था, कहीं ना कहीं इसकी प्रॉक्सी की तरफ से प्रेशर था, तो उसने 1 तारीख को ये तो दिखा दिया ना कि 180 के करीब हाइपरसोनिक मिसाइल फतह उसने की। उसने ये भी दिखा दिया कि कहीं ना कहीं उसने इजराइल पे नुकसान भी किया है। और अब जो वो ये दिखाए कि जो इजराइल ने पलटवार किया वो हमने एक प्रकार से न्यूट्रलाइज कर दिया, हमारा नुकसान नहीं हुआ, और अपनी प्रॉक्सी की मदद से वो हमला करे, तो वो मुझे लगता है बेटर। क्योंकि अगर वो ट्रैप में आ गया इजराइल के और वो पलटवार करता है तो जो बात यह है कि एयर डिफेंस सिस्टम है उसको एक प्रकार से मैपिंग कर दी है इजराइल ने और अमेरिका ने, तो जो अगला वार होगा इजराइल का और अमेरिका का वो बहुत सटीक होगा। वो हो सकता है उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को भी टारगेट करे और हो सकता है उसके जो मिलिट्री टारगेट है उनको टारगेट करे। मुझे लगता है इतनी बड़ी गलती ईरान ना करेगा, क्योंकि देखो ईरान के अंदर जो डोमेस्टिक है वो बड़ी सिचुएशन खराब है, और जो आज की तारीख में जो उनकी लीडरशिप है वो भी कमजोर है। मैं एक ही चीज है सेविंग ग्रेस उनकी, जो नए प्रेसिडेंट बने मसूद जस्कियान, वो एक मॉडरेटर हैं, वो नहीं चाहते लड़ाई का दायरा बढ़े, वो चाहते हैं कि कहीं से भाई बातचीत हो, मगर ये अभी तक ये नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो सुप्रीम लीडर है जो आयतुल्लाह अल खमानी, वो एक प्रकार से मैवरिक हैं, लड़ाई बढ़ाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा लगता है कि हो सकता है ईरान ऐसा कोई गलती नहीं करेगा, वो अपने प्रॉक्सी से ही हमले कराएगा, उससे क्या होगा लड़ाई का दायरा लिमिटेड रहेगा। मगर अगर वो डायरेक्ट हमला किया तो फिर आप देखना पलटवार बहुत जबरदस्त होगा, और उससे क्या अगला स्टेप होगा, क्या लड़ाई बढ़ सकती है, क्या ये एक रीजनल वार बन सकती है, ये तो समय ही बताएगा। पूर्णिमा।